सुप्रभातम। इसके पहले हम लोग अष्टम वर्ग के लिए हिंदी में भाषा का अध्ययन किए थे। भाषा में हम लोगों ने सीखा था भाषा का परिभाषा, उसके बाद बोली, उपभाषा। आज हम लोग भाषा में लिपि के बारे में जानेंगे। लिपि क्या होती है, लिपि क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, तो लिपि के बारे में आज हम लोग जानेंगे। लिपि क्या है? लिपि कहता है कि भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अर्थात हम लोग जब भाषा का उद्गम हुआ, भाषा की उत्पत्ति हुई, तो भाषा को लिखने के लिए एक लिपि का प्रयोग किया गया। लिपि का प्रयोग किया गया, उस लिपि के माध्यम से हम भाषा को लिखते हैं। तो सबसे पहले है कि भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अर्थात वह ज्ञान, वह माध्यम जो भाषा को लिखने का माध्यम बने, वो है लिपि। लिपि में कुछ प्रमुख लिपियां जो आज हम आप लोगों को बताएंगे, और उस प्रमुख लिपियों में कुछ भाषा लिखे जाते हैं, उसका भी ज्ञान आज हम लोग अर्जित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उस प्रमुख लिपियों के बारे में जानेंगे। तो वे जो प्रमुख लिपियां हैं वो कौन हैं और उसमें कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। सबसे पहले भाषा में आता है रोमन लिपि। रोमन है। उसके बाद देवनागरी। उसके बाद आता है गुरुमुखी। उसके बाद आता है फारसी। तो ये कुछ प्रमुख लिपियां हैं जिनमें कुछ भाषाएं लिखी जाती हैं। जैसे रोमन में अंग्रेजी लिखे जाते हैं, रोमन लिपि में अंग्रेजी भाषा लिखे जाते हैं। देवनागरी में है संस्कृत, बंगला, हिंदी, ये जो है देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। गुरुमुखी में लिखे जाते हैं पंजाबी, और फारसी में लिखे जाते हैं उर्दू। ये प्रमुख कुछ लिपियां हैं और इन लिपियों के द्वारा हम कुछ भाषाओं को लिखते हैं। तो लिपि का अध्ययन हम लोगों ने किया। अब लिपि के बाद हम लोग जानेंगे कि बोली और हिंदी का स्वरूप क्या होता है। हिंदी का स्वरूप जो है वो मौखिक तौर पे आप समझेंगे कि हिंदी जो है भाषा के अंतर्गत, हिंदी में जो भाषा के अंतर्गत आते हैं वो है संपर्क भाषा। यानी हम जिस कस्बे में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, या जिस हम स्टेट में रहते हैं, जिस
राज्य में रहते हैं, जिस प्रांत में रहते हैं, उसमें हमारा संपर्क भाषा क्या है। अर्थात अलग अलग जगहों पे डिफरेंट अर्थात विभिन्न विभिन्न जगहों पे जो रहते हैं, प्रवास करते हैं, और प्रवास करने की स्थिति में वहाँ का जो मदर लैंग्वेज यानी मातृभाषा जो होती है वह उनका संपर्क भाषा होता है। जैसे हम यहाँ रहते हैं, पूर्वी चंपारण जिला में रहते हैं, तो हमारी संपर्क भाषा क्या है, हिंदी और भोजपुरी। हमारी मातृभाषा भोजपुरी है। मिथिलांचल में जो रहते हैं उनकी मैथिली है, गुजरात में जो रहते हैं उनकी गुजराती है। विभिन्न विभिन्न जगहों पे जो प्रवास करते हैं उनकी क्षेत्रीय जो भाषा होती है वही क्षेत्रीय भाषा उन लोगों की संपर्क भाषा बन जाती है। तो इस तरह से हिंदी का कई स्वरूप है, खड़ी बोली है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे उसके धीरे धीरे बहुत सारे पहलू हैं जिसको धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, आगे भी वर्ग में पढ़ेंगे। अष्टम के लिए जो जो उपयुक्त चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब इसमें आता है कि लिपि के बाद में ये सारी जानकारियाँ जो थी वो मौखिक है। इसके बाद आज भाषा के बाद हम लोग वर्ण प्रकरण के बारे में यानी वर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। वर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। वर्ण प्रकरण, वर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। वर्ण प्रकरण, वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? तो कहा जाता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। जैसे ओ, आ, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घ, ए, ऐ, ओ, अंग, ऐसे जितने भी स्वर होते हैं जिसका उच्चारण अपने आप होता है, स्वतः होता है, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, यानी जिसका उच्चारण हम स्वयं करते हैं, जिसमें दूसरे की सहायता नहीं ली जाती है, वह क्या है? जितने भी अक्षर होते हैं, न नास इति अक्षरा, यानी जितने भी अक्षर होते हैं जिसका कभी भी नाश नहीं हो सके, जो कभी समाप्त न हो सके, वो सभी वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे। परिभाषा में है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड टुकड़े नहीं किया जा सके। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड टुकड़े नहीं किया जा सके, यानी वर्ण का कभी भी नाश नहीं होता है, इसका खंड नहीं होता है, इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ये अजर अमर है। और इसी वर्ण से या अर्थात हम लोग जो 25 और 11 यानी 33, 54, 52, 62 अलग अलग मान्यता है, अलग अलग संयोग, कुछ जो आगत ध्वनियाँ होती हैं उन लोगों को, उन सभी ध्वनियों को मिलाकर हम लोग वर्ण का निर्माण करते हैं। तो इसकी वर्णमाला की संख्या हो जाती है 62। तो इस तरह से ये जितने भी 62 हैं इनका कभी टुकड़ा नहीं होता है, कभी भी इस वर्ण में विच्छेद नहीं होता है। यह वर्ण जो है अजर अमर है, ये कभी नाश नहीं होते। इसलिए वर्ण, इसकी परिभाषा होती है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। समझे? और क्या है कि जैसे में लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा ओ, आ,
उसके बाद डॉट डॉट, यानी अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व दीर्घ ये सारे वर्ण हैं। अब आता है कि वर्ण के भेद कितने होते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण है और व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्ण के बारे में सबसे पहले जानेंगे। स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्ण क्या है? अर्थात जिसका उच्चारण स्वतः हो, अर्थात जिसके उच्चारण में जिसका उच्चारण स्वतः हो, अर्थात जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये आपका स्वर वर्ण है। इसमें कहता है कि जिसका उच्चारण स्वतः, अर्थात जिसका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, ई, ऐ, ओ, औ। उसके बाद आता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण है जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, तो क हलंत जोड़ अ बराबर होता है क, अर्थात क में अ की मात्रा है, यानी स्वर की सहायता इसमें ली जाती है। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं लिखे जाते। यहाँ क में भी अ लोप है, अ छुपा हुआ है, तो क हलन जोड़ अ बराबर क होता है, इसलिए व्यंजन में स्वर की सहायता ली जाती है। अब प्रश्न है कि स्वर वर्ण के कितने प्रकार हैं, स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, इसका डिटेल, इसका पूरा विस्तार जानेंगे।
स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर वर्ण, दूसरा है दीर्घ स्वर वर्ण, तीसरा है प्लुत स्वर वर्ण। 3 भेद है इसके। पहला है ह्रस्व स्वर वर्ण, दूसरा है दीर्घ स्वर वर्ण, तीसरा है प्लुत स्वर वर्ण। अब इसकी परिभाषा जानेंगे। ह्रस्व स्वर वर्ण जो है जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। अर्थात जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। ह्रस्व स्वर वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कौन से स्वर आते हैं, इसको जानेंगे। जैसे ओ, आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ, अर्थात इसकी संख्या 4 है। इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। ओ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ऊ, ह्रस्व ऊ, ये चारों ह्रस्व स्वर वर्ण हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या इसकी संख्या 4 है। इसकी संख्या 4 है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 4। अब आता है प्रश्न दीर्घ स्वर वर्ण के बारे में। दीर्घ स्वर वर्ण जो है ये कहता है कि जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की मात्रा अर्थात ह्रस्व स्वर की मात्रा से अधिक समय अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर
वर्ण कहते हैं। जैसे जैसे दीर्घी, दीर्घू, ए, ऐ, ओ, औ, 2 4 6। इसकी संख्या संख्या 6 है। दीर्घ स्वर वर्ण में कहता है कि जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की मात्रा से अधिक समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे दीर्घी, दीर्घू, ए, ऐ, ओ, औ, इसकी संख्या 6 है। तीसरा परिभाषा आता है प्लुत स्वर वर्ण के बारे में। प्लुत स्वर वर्ण कहता है कि जिसके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ की मात्राओं से अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ओ, ओम। प्लुत स्वर वर्ण कहता है कि जिसके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ की मात्राओं से अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ओ प्लस उ प्लस म मिलकर बनता है ओम, अर्थात ये वैदिक चीजों, इसका प्रयोग वैदिक चीजों के लिए किया जाता है। यानी ये संस्कृत में इसका प्रयोग वैदिक संस्कृत के लिए किया जाता है प्लुत स्वर वर्ण का। तो हम लोगों ने जाना स्वर वर्ण के जो 2 भेद है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण में हम लोगों ने स्वर वर्ण के भेदों को जाना है, स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर वर्ण के बारे में। अब हम लोगों को ध्यान देना है कि इसकी संख्या 4 है, इसकी संख्या 6 है। तो इसमें जो ओ में अंग और अ छूट रहा है, तो हम लोग अंग और अ को जानेंगे कि अंग और अ क्या है। अंग और अ जो है उसे अव्यववाह के नाम से जानते हैं। अव्यववाह है, उसे हिंदी व्याकरण में अव्यववाह कहा जाता है। उसको भी मैं बताता हूं। अयोगवाह, अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं।
थोड़ा इसको मौखिक रूप से जानेंगे कि अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार क्या है, अनुस्वार इसे कहते हैं, और विसर्ग क्या है, विसर्ग कहते हैं। इसका एक दो एग्जाम्पल हम देंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे और इस अनुस्वार को डालने के बाद ये बन जाता है चंदन। यहाँ अत में लिखा, अत पे विसर्ग डालने से बन जाता अतः। यहाँ पे मैं लिखा और इस पे एक अनुस्वार डालने से बन जाता है चंचल। यहाँ पे मैंने लिखा प्राय, इस पे विसर्ग डालने से बन जाता है प्रायः। इस तरह से इसको आगत ध्वनि भी कहते हैं, इसे नुक्ता भी कहते हैं। अलग अलग व्याकरण में अलग अलग इसकी मान्यताएं हैं, इसलिए अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें कि अयोगवाह, अयोगवाह, अयोग का अर्थ होता है जिसमें नो एबिलिटी हो, यानी जिसमें योग्यता नहीं हो, परंतु वाह का अर्थ होता है बाहर, बाहर, यानी वह अयोग्य चीज है, वो अयोग्य वर्ण, वो अयोग्य वर्ण जो बाहर आने के बाद दूसरे वर्णों के साथ, दूसरे शब्दों के साथ, वर्णों के साथ मितवत व्यवहार करके और उसके पूरे प्रकृति को ही चेंज कर देते हैं, पूरे प्रकृति को बदल देते हैं और सार्थक अर्थखंड का निर्माण करते हैं, उसे हम अयोगवाह कहते हैं। आगत ध्वनि भी कहते हैं, नुक्ता भी कहते हैं। आज के लिए हम लोग अयोगवाह तक पढ़े। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वर्ग में, अगले वर्ग में हम लोग इसके आगे जानेंगे।